बेताल कथा। महाशिल्पी। चंद्रगिरी में राजा कीर्तिचंद्र का राज था। कीर्तिचंद्र कलाप्रिय था। उसके दरबार में नित्य प्रति कवि सम्मेलन और नृत्य कार्यक्रम होते रहते थे। महल के अंतपुर में हर कहीं सुंदर तैलचित्र और कलाकृतियां रहती थी। राजा हर प्रकार की कला को पसंद करता था, लेकिन शिल्पकला के प्रति उसके मन में एक विशेष प्रकार का अनुराग था। वह एक अद्भुत नृत्यशाला का निर्माण करवाना चाहता था। इसके बारे में उसके मन में कई तरह के विचार उठते। वह सोचता, यहाँ सुंदरियों की प्रतिमाएं होंगी और यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियां होंगी। राजा इन्हीं विचारों में उलझा हुआ था कि एक दिन उसे अमरेंद्र नाम के एक शिल्पी का पता चला। अमरेंद्र राजधानी से दूर एक छोटे से गांव में रहता था। शिल्पकला में वह अद्वितीय था, लेकिन वह अपनी प्रतिभा का प्रचार नहीं करता था। न ही धन कमाने के प्रति उसके मन में कोई लालसा थी। वह जो भी प्रतिमा गाढ़ता अपने संतोष के लिए गढ़ता। उसका हाथ लगते ही कठोर से कठोर शिला में भी मृदुता आ जाती और सुंदर कलाकृति में परिवर्तित हो जाती। राजा कीर्तिचंद्र ने निर्णय लिया कि अमरेंद्र को वह राजशिल्पी का पद देगा और उससे अपनी नृत्यशाला को सजीव बनाएगा। उसने अपने कर्मचारियों के हाथों अमरेंद्र को अपना संदेश भेजा और साथ ही उन्हें यह भी कहा कि वे ससम्मान अमरेंद्र को राजधानी में ले आए। राजकर्मचारी जब पालकी के साथ अमरेंद्र के यहाँ पहुँचे तो अमरेंद्र उनसे कहा, मुझे सम्मान या पद की कोई लालसा नहीं। आप महाराज से जाकर कह दे कि मुझे यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है और मैं इसके लिए उनसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। और इन शब्दों के साथ उसने उन्हें लौटा दिया। राजकर्मचारी जब निराश लौट आए तो राजा कीर्तिचंद्र स्वयं अमरेंद्र से मिलने गया और उससे कहा, बेशक तुम एक महान शिल्पी हो, लेकिन तुम अपनी कला केवल अपने तक ही सीमित रखते हो। किसी भी कलाकार का यह अधिकार नहीं कि वह उस कला को अपने तक ही सीमित रखे। कला सबके लिए होनी चाहिए, तभी उसकी सार्थकता है। इस पर अमरेंद्र कहा, महाराज, मैं नहीं कहता कि आपकी बातों में तथ्य नहीं है, लेकिन आमतौर पर होता यह है कि राजा महाराजा अपनी कीर्ति पताक फहराने के लिए कलाकारों को गोटियों की तरह इस्तेमाल करते हैं। अमरेंद्र से ऐसा उत्तर पाकर राजा कीर्तिचंद्र के मन को ठेस पहुंची। उसने कहा, अमरेंद्र, तुमने मुझे ठीक से नहीं समझा। सच्चाई यह है कि तुम जैसे कलाकार मुझ जैसे राजा महाराजा से कहीं महान होते हैं। कृपा करके मेरी बात मान लो। मैं कई वर्षों से एक सुंदर नृत्यशाला के निर्माण के सपने देख रहा हूँ। उसे तुम साकार करो। अमरेंद्र थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, अच्छा राजन, मैं आपके सपने को साकार करूँगा। मैं उस नृत्यशाला के निर्माण का दायित्व अपने ऊपर लेता हूँ। इसके बाद अमरेंद्र राजधानी चला गया और नृत्यशाला के निर्माण में जुट गया। उसके लिए सुंदर कलाकृतियाँ तैयार करने लगा। उसका काम अनवरत चलता रहा। एक दिन युवरानी विजयमाला नृत्यशाला का निर्माण कार्य देखने आई। उसने अमरेंद्र द्वारा तैयार की गई कलाकृतियों को भी देखा। वे कलाकृतियाँ इतनी सजीव थी कि युवरानी उन्हें देखकर चकित रह गई। तभी उसकी नज़र हाथ में छनी लिए और शिलाओं को रूप आकार देते अमरेंद्र पर पड़ी। अमरेंद्र रूपवान था। उसके चेहरे पर निराली आभा थी। ऐसे अद्भुत व्यक्ति को युवरानी पहली बार देख रही थी। उसे देखते ही उसके मन में उसके प्रति प्रेम की भावना जगी और वह चाहने लगी कि उससे उसका विवाह हो जाए। अब युवरानी बराबर निर्माणाधीन नृत्यशाला में पहुंचने लगी और अमरेंद्र से शिल्पकला और वास्तुकला के बारे में विस्तार से बातचीत करने लगी। लेकिन लज्जावश वह अपने मन की बात अमरेंद्र तक व्यक्त नहीं कर पा रही थी। कुछ समय के बाद नृत्यशाला का निर्माण कार्य समाप्त हो गया। उसे देखने राजा कीर्तिचंद्र और उसके मंत्रीगण आए और उसकी सुंदरता की अत्यधिक प्रशंसा करते रहे। इसके 2 सप्ताह बाद नृत्यशाला का उद्घाटन किया जाना था। उसके लिए एक अच्छा मुहूर्त निकला गया।
उद्घाटन के समय नर्तकी हेमसुंदरी के नृत्य का भी आयोजन किया गया। इस बीच एक दिन युवरानी विजयमाला अमरेंद्र को देखने आई और उसने अपने मन की बात अमरेंद्र के सामने रख दी। विजयमाला के मुंह से ऐसी बात सुनकर अमरेंद्र पल भर के लिए भौचंक रह गया। फिर थोड़ी देर तक सर झुकाए कुछ सोचता रहा। आखिर उसने अपना सर उठाया और विजयमाला की आंखों में तीक्ष्णता से देखते हुए बोला, तुम युवरानी हो और मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, किसी राजवंश से नहीं हूँ। हम दोनों में समानता नहीं है। अमरेंद्र की बात पर विजयमाला हंसती और कहने लगी, इन वंश मर्यादाओं इत्यादि के बारे में आप सोचना छोड़ दें। आप एक महान शिल्पी है, यह आपका वंश है, इससे बड़ा वंश और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, अमरेंद्र ने कहा, लेकिन यह बताओ कि क्या हमारे विवाह के लिए महाराज की स्वीकृति है? आज से 7 दिन तक तुम अपने पिता महाराज कीर्तिचंद्र से इस विवाह के लिए स्वीकृति प्राप्त कर लो और फिर मुझे आकर बताओ। लेकिन अगले 7 दिन तक अमरेंद्र राजधानी में नहीं रुका। अभी 4 दिन भी ना हुए थे कि वह एकाएक वहाँ से चला गया और अपने गांव को लौट गया। कहानी खत्म हो चुकी थी। बेताल ने कहा, राजन, अमरेंद्र के इस व्यवहार से क्या ऐसा नहीं लगता कि उसमें लौकिक ज्ञान का अभाव था और वह कुछ कुछ बुद्धिहीन भी था? अपने विवाह के लिए उसने युवरानी विजयमाला से कहा था कि वह राजा कीर्तिचंद से उसके लिए 1 सप्ताह के भीतर अनुमति ले ले, लेकिन वह अवधि अभी पूरी भी ना हुई थी कि वह उससे पहले ही वहाँ से चला गया। और उसने यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि युवरानी के प्रयास का फल क्या रहा। इससे क्या ऐसा नहीं लगता कि उसमें जीवन के प्रति व्यवहारिक दृष्टि का अभाव था? इस संदेह का उत्तर जानते हुए भी यदि आप उसका स्पष्टीकरण नहीं करेंगे तो आपका सिर फट जाएगा। इस पर राजा विक्रमार्क ने उत्तर दिया, तुम्हारा सोचना गलत है। अमरेंद्र में ना तो जीवन के प्रति व्यवहारिक दृष्टि का अभाव था और ना ही वह लौकिक ज्ञान से शून्य था। वह तो बल्कि बड़ी थी कि सूझबूझ वाला युवक था। युवरानी अपने पिता से यह कहना चाहती थी कि वह अमरेंद्र से प्यार करती है। इसके लिए 1 सप्ताह के समय की बिल्कुल ज़रूरत न थी। वह तो अमरेंद्र से बात करने के बाद सीधे अपने पिता के पास जाती और उसे सारी बात बता देती। इसलिए अमरेंद्र का यह अनुमान था कि यदि राजा से विवाह की स्वीकृति मिलेगी तो वह 1 या 2 दिन में ही मिल जाएगी। लेकिन जब 4 दिन तक भी युवरानी लौटकर नहीं आई तो इससे स्पष्ट था कि वह अपने पिता से स्वीकृति प्राप्त करने में असफल रही है। इसलिए अमरेंद्र ने तुरंत राजधानी छोड़ने का निर्णय लिया और अपने गांव लौट गया। बेताल को उत्तर देने से राजा विक्रम का मौन भंग हो चुका था। इसलिए लाश समेत बेताल वहां से गायब हो गया और पहले की तरह स्मशान में उसी पेड़ की शाखा से जा लटकने लगा।